नमस्ते। ईमानदारी, हम सब इस शब्द को जानते हैं, है ना? पर क्या हो अगर इसकी जो परिभाषा हमें सिखाई गई है वो असल में अधूरी हो? आज हम एक ऐसे तर्क को समझने की कोशिश करेंगे जो न सिर्फ ईमानदारी बल्कि एक देश की तरक्की के बारे में हमारी पूरी सोच को चुनौती देता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले हम ईमानदारी के एक बहुत ही पॉपुलर आइडिया पर सवाल उठाएंगे। फिर हम समझेंगे कि किसी देश के विकास को असल में किस पैमाने पर मापना चाहिए। इसके बाद इस नए नजरिए से आज की दुनिया को देखेंगे, इस असमानता के पीछे छिपे एक विवादास्पद ऐतिहासिक तर्क को जानेंगे और आखिर में एक अलग तरह के भविष्य की तस्वीर पर बात करेंगे। जापान की वो कहानी तो सबने सुनी होगी है ना, कि वहां अगर आपका कैमरा खो जाए तो वो आपको वापस मिल ही जाएगा। अक्सर इसे ईमानदारी की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। लेकिन क्या ये सच में ईमानदारी है? जिस स्रोत को हम आज समझ रहे हैं वो हमें इस पर रुककर सोचने पे मजबूर करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सच्ची ईमानदारी है क्या? लेखक का तर्क है कि हम शायद गलत जगह पर जवाब ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि जिन उदाहरणों को हम ईमानदारी का सबूत मानते हैं वो असल में कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो। अब ये देखिए, यहां एक बहुत दिलचस्प फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है सार्वजनिक ईमानदारी, मतलब वो ईमानदारी जो पकड़े जाने के डर से आती है। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर कोने में कैमरा है, एआई है, वहां चोरी ना करना क्या ये नैतिकता है या बस एक स्मार्ट फैसला? और दूसरी तरफ है सच्ची ईमानदारी, जो तब सामने आती है जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है। एक कुत्ता शायद आपके हाथ से रोटी छीनने से डरे, लेकिन जमीन पर पड़ी रोटी को तुरंत उठा लेगा। ये डर है, ईमानदारी नहीं। लेखक का भी यही कहना है। असली ईमानदारी की परीक्षा तो तभी होती है जब गलत काम करने पर कोई नतीजा भुगतने का डर ही ना हो। ठीक है, तो अगर हम किसी देश की ईमानदारी को लौटाए गए कैमरों से नहीं नाप सकते, तो फिर उसकी तरक्की का, उसके विकास का सही पैमाना क्या है? और यहीं पर लेखक एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। यहां विकास की परिभाषा ही बदल दी गई है। लेखक के हिसाब से विकास का मतलब बड़ी-बड़ी इमारतें या तेज इंटरनेट स्पीड नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है सामाजिक बराबरी। एक ऐसा देश जहां सरकार और लोग एक परिवार की तरह सुख और दुख दोनों में बराबर के हिस्सेदार हों। ये मिसाल तो सीधी दिल पर लगती है ना, कि अगर घर के बड़े अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो बच्चे फटे हाल नहीं घूमने चाहिए। बस यही एक सच्चे विकसित देश की पहचान है, जहां नेताओं की जिंदगी और आम आदमी की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क न हो, जहां सबकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हो। तो चलिए, इस परिवार राष्ट्र वाले चश्मे से आज की दुनिया को देखते हैं, और मैं बता दूं, जो तस्वीर उभरती है वो थोड़ी चुभने वाली है। लेखक इसी नजरिए से हमारी तथाकथित प्रगति की एक बहुत तीखी आलोचना करते हैं। इस नजरिए से जब हम देखते हैं तो अमेरिका हो या भारत, जहां एक तरफ अरबपति हैं और दूसरी तरफ करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं, उन्हें विकसित नहीं कहा जा सकता। लेखक उन्हें सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ मानते हैं, भले ही उनकी जीडीपी आसमान क्यों न छू रही हो। और ये दावा तो और भी चौंकाने वाला है। सोचिए जरा, लेखक का कहना है कि आज हमारे समाज में जो असमानता है वो हजारों साल पुरानी सिंधु घाटी या माया सभ्यता से भी ज्यादा बुरी है। क्या हम जिसे आर्थिक तरक्की समझ रहे हैं वो असल में एक सामाजिक गिरावट है? तो सवाल ये है कि इतनी ज्यादा असमानता, इतनी बड़ी खाई आखिर आई कहां से? इसके लिए लेखक एक बहुत ही अनोखा और विवादास्पद ऐतिहासिक सिद्धांत पेश करते हैं। ये हमें इतिहास को एक बिल्कुल अलग ही नजर से देखने पर मजबूर करता है। यहाँ पे तर्क ये है कि अमीर और गरीब के बीच इतनी बड़ी खाई तभी बन सकती है जब जो राज कर रहे हैं वो अपनी जनता को परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि सिर्फ एक संसाधन समझते हैं, जिसका सिर्फ शोषण किया जा सकता है। ये एक तरह की मानसिक गुलामी है। और अपने इस तर्क को सपोर्ट करने के लिए लेखक भारत के इतिहास की एक अपनी ही व्याख्या पेश करते हैं। उनका तर्क है कि हजारों सालों से अलग अलग शासक समूह बाहर से आए और उन्होंने यहाँ की मूल आबादी को अपना गुलाम बनाकर रखा। ये एक विवादास्पद नजरिया है जो इतिहास को एक बिल्कुल अलग ढंग से पेश करता है। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए लेखक ताजमहल या आज की ऊंची ऊंची इमारतों को राष्ट्रीय गौरव की तरह नहीं देखते, बल्कि वो कहते हैं कि ये एक शासक वर्ग की ताकत का सबूत है, जिसे एक शोषित आबादी की मेहनत की कीमत पर बनाया गया है। तो इतनी सारी आलोचना के बाद क्या कोई रास्ता है? क्या कोई उम्मीद की किरण है? बिल्कुल है। लेखक एक समाधान भी पेश करते हैं।
वो एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जो सही मायनों में आज़ाद और विकसित हो। लेखक का जो समाधान है वो एक ऐसे लीडर की कल्पना पर आधारित है जो हमदर्दी से पैदा हुआ हो। उनका मानना है कि सिर्फ वही इंसान एक सच्चा परिवार राष्ट्र बना सकता है जिसने खुद गरीबी और तकलीफ को महसूस किया हो, क्योंकि वही दूसरों के दर्द को असल में समझ सकता है। और देखिए, हम घूम फिरकर फिर से उसी एक शब्द पर वापस आ गए, परिवार। लक्ष्य बहुत साफ है। एक देश महान तब बनता है जब उसके नेता की भलाई उसके सबसे गरीब नागरिक की भलाई से जुड़ी हो। एक का दुख सबका दुख और एक की खुशी सबकी खुशी। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी देश की महानता किस चीज से नापी जानी चाहिए? उसके सबसे अमीर इंसान की दौलत से या फिर उसके सबसे गरीब इंसान की खुशहाली से? ये एक ऐसा सवाल है जो सफलता की हमारी पूरी परिभाषा पर ही सवाल खड़ा कर देता है।